बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में थोड़ा सा हीप और स्टैक को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहाँ पे हो रही होती है, कंपाइल टाइम जो मेमोरी एलोकेशन है जो आप मेन के अंदर कर रहे हैं वो कहाँ पे हो रही होती है। सो अगर आप सिंपल सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की मेमोरी की स्ट्रक्चर देखें तो वो बेसिकली कुछ इस तरीके से डिवाइड हुआ होता है कि आपके पास जो भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है उसके अंदर मेमोरी के अंदर जब वो लोड होगा तो कुछ मेमोरी उसको चाहिए जिसके अंदर वो अपने कोड को यानी इंस्ट्रक्शंस को लोड कर सकेगा। इसी तरीके से कुछ मेमोरी ब्लॉक उसको चाहिए, वो डिपेंडेंट ऑन के वो कितना बड़ा कोड है। वो ऑफ कोर्स ये जो कोड की मेमोरी का साइज होगा ये उस आपके सी प्लस प्लस की फाइल के ऊपर आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से फिर आपको एक और मेमोरी स्ट्रक्चर चाहिए जिसके अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स या स्टैटिक वेरिएबल जो भी आपके पास बनेंगे आपके प्रोग्राम के वो बेसिकली इस मेमोरी सेगमेंट के अंदर पड़े होंगे। और माइंड दैट के मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपके पास कुछ मेमोरी डिवाइड होगी जो कि स्टैक कहलाएगी एंड देन आफ्टर दैट कुछ मेमोरी होगी जो कि हीप कहलाएगी। सो इसमें सबसे सिंपल जो है वो हीप है। वाई? क्योंकि ये आपके प्रोग्राम के लिए नहीं है, ये बेसिकली ओपन है। ये आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि जिस तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी का कोर्ट यार्ड है वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है अनटिल अनलेस कि हम उसकी जगह पे किसी एक स्टॉल को रिजर्व करवा दें। रूटीन में आप जाएंगे तो कोर्ट यार्ड के अंदर ये नहीं होता कि ये एक फैकल्टी के बच्चे हैं या ये दूसरी फैकल्टी के बच्चे हैं, वो बेसिकली ओपन है। अगर आपको वहाँ पे किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है आप रिजर्व करवा सकते हैं, आप उसको रिजर्व करवाएं। और हमने रिजर्व करवाने के लिए तरीका देख लिया है कि हम न्यू को के थ्रू मेमोरी को रिजर्व करवा सकते हैं। तो न्यू के थ्रू मेमोरी में जो रिजर्वेशन होगी वो बेसिकली हीप में हुआ करेगी। इसी वजह से ये मेक श्योर किया जाता है कि जब ये मेमोरी आपने रिजर्व करवा ली है तो उसके बाद आप फौरन उसको डिलीट भी करवा दें जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ताकि जो शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है कि हीप को तमाम एप्लीकेशन एक्सेस कर रही होंगी उनको भी मेमोरी चाहिए होगी, तो आप न्यू से हीप में मेमोरी गेट कर लें और जब आपको ज़रूरत नहीं है तो डिलीट से उस मेमोरी को फ्री करवा दें। जो स्टैक है वो बेसिकली इंटरेस्टिंग है। स्टैक बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर कितने फंक्शंस हैं। लेट्स से आपके प्रोग्राम के अंदर मेन है तो इसके अंदर मेन का स्टैक फ्रेम होगा, फिर मेन से चलते चलते एग्जीक्यूशन करते करते अगर आप किसी और फंक्शन में चले गए हैं तो फिर उस फंक्शन का स्टैक फ्रेम आ जाएगा। सो हम इसको थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले कोड को देख लेते हैं। कोड बेसिकली आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि रूटीन में हमें कंपाइलर में हम लिख देते हैं। वो कोड की इंस्ट्रक्शंस मेमोरी के अंदर अपलोड होती हैं। ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए अलग मेमोरी लोकेशन है, वो इस मेमोरी लोकेशन के अंदर अब होगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो बेसिकली स्टैक है। तो स्टैक को करने से पहले एक छोटा सा कोड हम कॉपी करते हैं और फिर उसके मुताबिक उसके प्रोग्राम की ओवरऑल मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास ये एक सिंपल सा मेन है, इस मेन को कॉपी करते हैं। सो ये जो मेन है ये बेसिकली जब चलेगा ये प्रोग्राम चलेगा सो होगा क्या कि आपके पास जो स्टैक है, स्टैक फ्रेम जो है पहले उसको बनाते हैं। हमारे पास जो स्टैक फ्रेम बनेगा वो बेसिकली इस तरीके से बड़ा सा स्टैक फ्रेम बनेगा और इस स्टैक फ्रेम का साइज क्या होगा ये डिपेंड करता है, ये कंपाइलर खुद कैलकुलेट करेगा। जितने वेरिएबल्स उसके अंदर बन रहे होंगे उन वेरिएबल्स का साइज ऐड अप करेगा, कुछ अपनी इंस्ट्रक्शंस के लिए, कुछ उसको अपनी जंप्स वगैरह करवाने के लिए और जंप्स और रिटर्न करवाने के लिए एड्रेस स्टोर करने पड़ते हैं। वो सारे डिपेंडेंट होने के बाद आपके पास एक मेन स्टैक फ्रेम का साइज बनेगा और वो जो साइज बनेगा उस साइज की मेमोरी एलोकेट करवा दी जाएगी। मैं इमेजिन करता हूँ कि लेट्स से इतने से प्रोग्राम के लिए मेरे पास फॉर एग्जांपल जो है वो 500 बाइट्स की स्टैक फ्रेम बनी है। तो 500 बाइट के स्टैक फ्रेम का मतलब है कि वो अगर मेरे पास स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो 500 है, सो जो एंडिंग एड्रेस होगा वो अराउंड 1000 के करीब होगा अगर मैंने 500 को इंक्लूड नहीं किया। तो इसका मतलब है मेरे पास 500 बाइट्स की स्टैक फ्रेम बन गई है।
और इसी स्टैक फ्रेम के अंदर रहते रहते मेरे प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि स्टैक जो होगी वो पहले कैलकुलेट हो जाएगी, स्टैक रन टाइम पे ग्रो नहीं हो सकती। ठीक है, तो स्टैक के लिए आपके पास जो कैलकुलेशन होगी कि स्टैक का क्या साइज होगा वो बेसिकली कंपाइल टाइम पे कैलकुलेट कर लेगा, और जब वो एग्जीक्यूट करने लगेगा तो उतनी मेमोरी गेट करके उसको स्टैक फ्रेम का नाम दे देगा। तो जितनी भी चेंजेस आप करेंगे, उस जितनी भी आप कॉलिंग करेंगे फंक्शंस की, जो भी काम करेंगे उसी स्टैक फ्रेम के अंदर जाके होंगी। सो इसी स्टैक फ्रेम के अंदर हम काम करना शुरू करते हैं। लेट मी quickly remove some of the things. Okay, so we know कि हमारे पास ये स्टैक फ्रेम है, और ये स्टैक फ्रेम जो है ये बेसिकली स्टार्ट होगा जब आपकी पहली लाइन स्टार्ट होगी इंटीजर साइज इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास साइज का वेरिएबल बनेगा इसी स्टैक फ्रेम के अंदर, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो स्टैक फ्रेम है जिसके इन दैट स्टैक फ्रेम यू विल गेट अ वेरिएबल, और उसका नाम रखा जाएगा एस साइज, और इसकी वैल्यू होगी 0। इसी तरीके से फिर आपके पास नेक्स्ट आपने एक पॉइंटर बनाया है, सो आपके पास एक और इसी स्टैक फ्रेम के अंदर एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जाएगा, उसकी वैल्यू नल है तो नल एक्चुअली मीन्स 0, और उसका नाम है ARR। आफ्टर दैट आपने एक करेक्टर अरे बनाई है 20 बाइट्स की, सो 20 बाइट्स की एक करेक्टर अरे बनेगी। मैं इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। और उसके अंदर आपने रखवा दिया है data.txt, और ये बेसिकली फाइल f_name के नाम से जो पहले सेल का एड्रेस होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा। सो ये जो आपके पास ये तीन चीजें बनी हैं, एक साइज का इंटीजर का वेरिएबल, इसके लिए आपको 4 बाइट्स चाहिए। फिर आपने अरे पॉइंटर बनाया, अब पॉइंटर के लिए आपको कितने बाइट्स चाहिए डिपेंडेंट है कि आपके जो एड्रेस बस है वो कितनी है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ मेरे सिस्टम में एड्रेस बस जो है वो 32 बिट है, तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो ARR बन रहा है ये बेसिकली 32 बिट के लिए बनेगा। फिर इसके बाद जो मेरे पास जो फाइल नेम है वो 20 बाइट्स के ऊपर बनेगा। सो ये जो फ्रेम है यहाँ तक, ये जो स्टैक फ्रेम है, जब तक मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया, आप ये कह सकते हैं कि दिस वन इज माय स्टैक फ्रेम ऑफ मेन स्टैक फ्रेम। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, कि जब मैंने एक फंक्शन को कॉल किया सी फाइल साइज को, कैलकुलेट फाइल साइज को, तो अब क्या होगा। अब इस फंक्शन को जरा पिक करते हैं, इस फंक्शन की कोड को पिक करते हैं। सो इस फंक्शन का कोड है ये वाला। सो इस फंक्शन को कोड को पिक करके यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। लेट मी पेस्ट इट हियर। ओके, सो आप ये देख सकते हैं कि अब इसी स्टैक फ्रेम के ऊपर आपके पास एक नया स्टैक फ्रेम बनेगा, और वो जो स्टैक फ्रेम है वो बेसिकली आपके पास जो फंक्शन है, मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ, ये बेसिकली कैलकुलेट फाइल साइज का फंक्शन है, इसके लिए स्टैक फ्रेम बनेगा। तो अब जब कैलकुलेट साइज फंक्शन में गए तो आपके पास पहले एक फाइल नेम बन रहा है, और ये पॉइंटर है। इसका मतलब है आपके पास एक पॉइंटर बनेगा। इसी मेन की स्टैक फ्रेम को हम थोड़ी सी बाउंड्री लगाते हैं, और इसके बाद आपके पास एक पॉइंटर बनेगा विच इज कॉल्ड फाइल नेम, और इस पॉइंटर की वैल्यू जो होगी वो क्या रखी जाएगी, वो बेसिकली जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है वो लेके आ रहा है फाइल नेम के। तो अगर मैं फाइल नेम के साथ इमेजिन करूं कि फाइल नेम जो है ये लेट्स से ये 511 से स्टार्ट हो रहा था, तो मेरे पास जो ये पिंक कलर का जो स्टैक फ्रेम बन रहा है, जो कि फाइल साइज का स्टैक फ्रेम बन रहा है, कैलकुलेट फाइल साइज के फंक्शन का स्टैक फ्रेम बन रहा है, इसका जो पॉइंटर है फाइल नेम वो बेसिकली 511 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। सो इनडायरेक्टली बेसिकली वो मेन की एक कैरेक्टर अरे को पॉइंट कर रहा होगा। आफ्टर दैट मैंने एक वेरिएबल बनाया विच इज टेम्प। सो फिर टेम्प बनेगा इस स्टैक फ्रेम के अंदर, देन उसकी वैल्यू है 0। उसके बाद मैंने सी बनाया, सी बना, सी की वैल्यू है 0। और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट भी इसी मेमोरी के अंदर बनेगा, और उसकी भी कोई ना कोई मेमोरी होगी जो कि हमें उसमें इंटरेस्टेड नहीं है।
उसके बाद मैंने ओपन किया फाइल को ओपन करने के बाद लेट मी गो डाउन लिटिल बिट, फाइल को ओपन करने के बाद मैंने रीड करना शुरू कर दिया, रीड करके मैंने सी को एक एक करके इंक्रीमेंट करना शुरू कर दिया, और इंक्रीमेंट करने के बाद सी और सी कैलकुलेट करने के बाद मैंने सी को रिटर्न करवा दिया है। जब मैंने रिटर्न स्टेटमेंट यूज की है तो कंपाइलर क्या करेगा कि रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करते वक्त वो जितनी भी हमारे पास ये जो स्टैक फ्रेम बना है, पिंक कलर का जो स्टैक फ्रेम आपको नजर आ रहा है, ये स्टैक फ्रेम मेमोरी से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसकी फायदा यह है कि इसी स्टैक फ्रेम के ऊपर अब नेक्स्ट फंक्शन का स्टैक फ्रेम बनना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट विल यू डू कि आपने जो रिटर्न किया था सी, वो रिटर्न होके बेसिकली साइज के वेरिएबल में आ रहा है। तो अगर आप इमेजिन करें कि आपकी फाइल के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास ये जो हमारे पास वेरिएबल है जिसका नाम साइज था मेन का, जब ये हमारे पास कैलकुलेट फाइल साइज रिटर्न करेगा तो ये हमारे पास 10 के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ये मेन पे वापस आएगा, हमारे जितने भी ये स्टैक फ्रेम बना था, जो कैलकुलेट फाइल साइज का स्टैक फ्रेम था, ये बेसिकली यहाँ से सारा रिमूव हो जाएगा और आप वापस मेन की स्टैक फ्रेम के अंदर आ जाएंगे। और इसी मेन के स्टैक फ्रेम के अंदर मैं छोटा सा यहाँ पे आके छोटी सी कोड का चेंज करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर, सो इंटीजर लेट्स से num इज इक्वल टू 12। तो जैसे ही आप इस स्टैक फ्रेम से वापस आएंगे, लेट मी सी, जैसे आप इस स्टैक फ्रेम से वापस आएंगे फंक्शन के स्टैक फ्रेम से, जो कि आपने कैलकुलेट फाइल साइज के फंक्शन को कॉल किया था, जैसे आप उसके बाद वापस आएंगे तो आपके पास जो वेरिएबल बनेगा वो आपके पास नम का वेरिएबल बन रहा है। तो यही जो स्टैक फ्रेम थी जो कि इससे पहले कैलकुलेट फाइल साइज के फंक्शन के लिए यूज हो रही थी, अब आपने इंस्ट्रक्शन चलाई इंटीजर नंबर 1, तो यहाँ पे एक नंबर का वेरिएबल बनेगा और उसकी वैल्यू रख दी जाएगी 12। सो आफ्टर दैट आपने क्या किया, आपने फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन को यूज किया है, कॉल किया है। तो दैट मीन्स कि अब इसके इसी स्टैक फ्रेम के आगे जाके आपके पास यहाँ पे इसकी बाउंड्री बन जानी चाहिए और इसके ऊपर जो वेरिएबल्स बनेंगे या इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस के लिए जो आपको कंपाइलर अपने तौर पे जो इंस्ट्रक्शंस के तौर पे या रिटर्न या जंप की इंस्ट्रक्शंस यूज करेगा, जो कि कंपाइलर खुद कर रहा है, मुझसे गर्ज नहीं है वो, और प्लस जो आप फंक्शन यूज कर रहे हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, इसकी स्टैक फ्रेम बनना शुरू हो जाएगी। तो लेट्स सी कि इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है। इस फंक्शन को कॉपी करते हैं अपने कोड से, डायनेमिक मेमोरी। सो ये मेरे पास फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉपी करते हैं और इस बोर्ड पे लेके आते हैं। अब मुझे इस जो मैंने फंक्शन यूज कर लिया था जिसका नाम था कैलकुलेट फाइल साइज, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये मैंने यूज कर लिया है। यूज करने के बाद मेरे पास ये यूजलेस है, मैं इसको यहाँ से बोर्ड से डिलीट करता हूँ और उसके बाद हम इसके अंदर कॉपी करते हैं न्यू फंक्शन जो कि डायनेमिक मेमोरी का फंक्शन है। सो ये जो डायनेमिक मेमोरी का फंक्शन है इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हैं। कमिंग बैक टू माय स्टैक, जैसे ही मैं डायनेमिक मेमोरी के फंक्शन में आऊंगा, मैं इसको अब पिंक कलर के साथ लेके चल रहा हूँ। सो जैसे डायनेमिक मेमोरी के फंक्शन के अंदर आऊंगा, सो आप सबसे पहले देखें कि आपके पास फॉर्मल पैरामीटर बन रहा है विच इज इंटीजर एस। सो इसके अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर की जो आपके पास स्टैक बनेगी उसके अंदर एक वेरिएबल बनेगा और उसका नाम है एस, और इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली आपके मेन से आ रही है। मेन के केस में हमने 10 देखा था, तो यहाँ पे 10 जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक पॉइंटर बनाया है, लेट्स कॉल इट टेम्प, और एक पॉइंटर है, और उसके बाद फिर मैंने न्यू मेमोरी एक्सेस की है। अब जब आप न्यू मेमोरी एक्सेस की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि न्यू इंस्ट्रक्शन चली है, जो ये हमारे पास ये वाली इंस्ट्रक्शन है न्यू इंटीजर एस, तो ये जो न्यू इंटीजर एस है ये मेमोरी जो एलोकेट होगी ये बेसिकली हीप में जाके एलोकेट होगी। सो आपके पास जो हीप था, जो आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि हीप बेसिकली एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जो कि शेड है, तमाम लोग उसको यूज कर रहे हैं। सो अब मैंने न्यू मेमोरी ऐसे में 10 बाइट्स जो हैं, सॉरी 10 इंटीजर्स 40 बाइट्स जो होंगे वो हीप के अंदर मेरे पास रिजर्व होंगे 40 बाइट्स। और इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस हो, लेट्स से स्टार्टिंग एड्रेस है 3131
512। सो 3131512 जो होगा मेरा जो टेम्प है, टेम्प का पॉइंटर जो होगा वो हीप की मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। सो जो आपकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो जितनी भी न्यू की आप ऑपरेटर से करवाएंगे वो सारी की सारी आपको हीप के अंदर मिलेगी। और इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास ये टेम्प जो है वो हीप को पॉइंट करना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने टेम्प को रिटर्न करवा दिया है। जब मैंने टेम्प को रिटर्न करवा दिया है तो यू कैन सी कि मैंने उस टेम्प की वैल्यू को ARR के अंदर, जो मेरा पॉइंटर आ रहा है वो ARR के अंदर रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब है कि जब मैं टेम्प रिटर्न करूंगा तो मेरा जो ARR की वैल्यू है वो ARR की वैल्यू जो होगी वो बन जाएगी 3131512। सो दैट मीन्स कि जो मेरा मेन का जो पॉइंटर था वो बेसिकली एक हीप की मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। और जैसे डायनेमिक मेमोरी का फंक्शन खत्म होगा, डिलीट मेमोरी से यानी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, तो आपके पास ये जो हमने स्टैक फ्रेम बनाया था इसका ये भी फिनिश हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट फिर हमारे पास रीड का फंक्शन बनेगा, रीड के अपने वेरिएबल्स बनेंगे इसी स्टैक फ्रेम के अंदर। उसके बाद डिस्प्ले के वेरिएबल्स बनेंगे इसी स्टैक फ्रेम के अंदर। और जितने भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहे होंगे वो हीप के अंदर हो रही होगी, और जितने भी हमारे पास रूटीन का प्रोसेसिंग हो रही होगी वो इस प्रोग्राम के स्टैक में हो रही होगी। और स्टैक जो होगी वो हमेशा आपके पास फाइनाइट मेमोरी होगी। वैसे तो हीप भी फाइनाइट होती है, लेकिन स्टैक के अंदर आपको पहले पता होता है कंपाइल टाइम के ऊपर जो आपका कंपाइलर है वो तमाम चीज़ों को कैलकुलेट कर लेता है, और कैलकुलेट करने के बाद उतना ही स्टैक फ्रेम को आपके पास रिजर्व करवाता है। जो हीप है ये इसका साइज डिपेंडेंट होता है आप कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ज़्यादा प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो ऑफकोर्स हीप कम मिलेगा, अगर आपके कम प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो ऑफकोर्स हीप ज़्यादा अवेलेबल होगा। सो आपके पास जो हीप की मेमोरी है वो श्रिंक हो जाती है, ग्रो भी हो जाती है डिपेंडेंट ऑन के कितने प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन अगर C++ के अंदर आपके पास जो प्रोग्राम का स्टैक है वो फिक्स है तो वो एक उससे ज़्यादा नहीं हो सकता जितनी आपकी कंपाइल टाइम पे उसने कैलकुलेशन कर ली हुई है। सो आप जितने भी वेरिएबल्स बनाएंगे वो सारे के सारे वेरिएबल्स उन फंक्शंस की स्टैक्स में बनेंगे, और जितनी आप डायनेमिकली एलोकेशन करवा रहे होंगे वो सारी की सारी आपके पास हीप में हो रही होगी। और हीप में जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवाएंगे तो उसका जो पॉइंटर होगा वो स्टैक के किसी पॉइंटर के अंदर स्टोर होता रहेगा, और इसी तरीके से आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसे जब आपका प्रोग्राम पूरे का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, मेन बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपकी जितनी भी मेमोरी स्टैक और स्टैक की रिजर्वेशन जो है, हीप की रिजर्वेशन, वो सारी की सारी जो होगी वो कंपाइलर आपके लिए फ्री करवा देगा क्योंकि आपका प्रोग्राम खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। सो अब थोड़ी सी डिस्कशन को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि आपके पास जब मेमोरी एलोकेशन हो रही है डायनामिकली तो उसके अंदर क्या क्या इश्यूज आएंगे। सो अगर मेरे पास मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स गो फॉर इंटीजर, चेंज द कलर, लेट्स गो फॉर इंटीजर ARR, और ये बेसिकली क्या है, ये एक पॉइंटर है। ARR इज इक्वल टू न्यू इंटीजर और 10 इंटीजर्स, तो मुझे 40 बाइट्स मिलेंगे। तो होगा क्या कि इस फंक्शन जो भी ये प्रोग्राम बन रहा होगा उसकी जो स्टैक होगी उस स्टैक के अंदर आपके पास एक वेरिएबल बनेगा, लेट्स कॉल इट ARR, और वो पॉइंट कर रहा होगा किसी एक मेमोरी लोकेशन को। दिस वन इज स्टैक एंड अनदर मेमोरी लोकेशन विद दिस इज हीप। सो वो हीप को कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा होगा, और कितनी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, हमने 10 इंटीजर्स की मांगी है तो इसका मतलब 40 बाइट्स होंगे। लेट्स सी कि जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो है 210 सो 210 से जो नेक्स्ट 40 बाइट्स हैं वो आपके पास एक्सेसिबल होंगे। सो इसी के अंदर जाके कोड के अंदर थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैंने किया ARR इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एंड 20।
सो व्हाट आई हैव डन कि मैंने जो मेरे पास ARR एक पॉइंटर था जो कि पहले पॉइंट कर रहा था हीप के 40 बाइट्स को, जिसका एड्रेस था 210210। अब मैंने उसी इंस्ट्रक्शन को, मैंने थोड़ा सा उसी पॉइंटर को अपडेट कर दिया है। सो इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा कि मेरे पास हीप के अंदर 80 बाइट्स रिजर्व होंगे, और 80 बाइट्स रिजर्व होने के बाद उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, इमेजिन उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 411200। सो वो जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो मेरे पास इस ARR के अंदर ओवरराइट हो जाएगा। दिस वन इज सपोज टू बी 410200। सो ये जो पहले पॉइंट कर रहा था 40 बाइट्स को, अब ये पॉइंटर यहाँ से खत्म हो गया और अब ये पॉइंट करना शुरू हो जाएगा इस 80 बाइट्स को। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज हो जाता है कि अगर आपने इस तरीके से एक पॉइंटर जो कि पहले किसी मेमोरी एड्रेस को आप पॉइंट कर रहा था और अब वो किसी और मेमोरी एड्रेस को आपने पॉइंट करवाना शुरू कर दिया है, तो जो आपके पास ये वाली मेमोरी एड्रेस था जो 40 बाइट्स थे, ये इनका क्या बनेगा? सो ये वाले पॉइंट जो है, ये वाला जो मेमोरी एड्रेस है, ये आपके लिए अभी भी रिजर्व है, लेकिन ऑफ कोर्स आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं एक्सेस कर सकते? क्योंकि आप इसका पॉइंटर लॉस कर चुके हैं। आपने अपने पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करवा दिया और अपडेट करवाने के बाद आपने उसको पॉइंट करवा दिया 80 बाइट्स के ऊपर। तो ये जो 40 बाइट्स हैं ये आपने शेयर्ड मेमोरी के अंदर रहते हुए आपने अपने लिए रिजर्व करवाया, लेकिन आप इसका पॉइंटर लॉस कर देते हैं, कर दिया है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मेमोरी लीक। सो मेमोरी लीक होगा LEAK। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने क्या किया कि आपने एक मेमोरी को अपने लिए रिजर्व करवाया, एक पॉइंटर में उसके एड्रेस को स्टोर कर लिया और उसके बाद आपने उस पॉइंटर को अपडेट कर दिया। जब आपने उस पॉइंटर को अपडेट कर दिया है तो बेसिकली वो जो पहली रिजर्व मेमोरी थी वो आपने फ्री नहीं करवाई, तो हुआ ये कि वो मेमोरी जो है वो लीक होना शुरू हो गई है। अब वो जब तक आपका ये प्रोग्राम चलता रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम उस 40 बाइट्स को किसी और को एलोकेट नहीं करवा सकता, क्योंकि आपने उसके अपने प्रोग्राम के लिए रिजर्व करवा दिया हुआ है। और नुकसान क्या है कि अब आप भी उस 40 बाइट्स को एड्रेस नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके पॉइंटर को लॉस कर चुके हुए हैं। सो अगर आपने इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट करना है तो फिर आपने कोड में थोड़ा सा चेंज किया करें। लेट्स से आपको 10 बाइट्स नहीं चाहिए, आप इसको यहाँ पे डिलीट करवाएं। डिलीट करवाएं, एक अरे है उसका नाम है ARR, और उसके बाद फिर उस अरे के पॉइंटर को आप न्यू मेमोरी से बेशक नई मेमोरी के ऊपर एक्सेस कर लें। सो मेमोरी लीकेज को बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि शेयर्ड मेमोरी के अंदर रहते हुए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेमोरी लीक करेंगे तो बाकी प्रोग्राम्स जो होंगे उनको प्रॉपरली टाइम पे मेमोरी नहीं मिलेगी और आपके सिस्टम के अंदर डिफरेंट इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम स्लो भी हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा मेमोरी को लीक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बाकी एप्लीकेशन को मेमोरीज नहीं मिल रही होंगी। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी देखते हैं। लेट मी क्लियर दिस बोर्ड। सो दो वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं, आप उनको कुछ वैल्यू एक्सेस करते हैं, पॉइंटर्स बनाते हैं। लेट्स से इंटीजर पॉइंटर ptr1 इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 10। सो मुझे 10 इंटीजर्स की मेमोरी दे दो, और मैंने जो पॉइंटर आया मेरे पास, जो मेमोरी एड्रेस आया है, वो क्या होगा कि मेरे पास आपके पास हीप के अंदर एक पॉइंटर बनेगा, उसका नाम है लेट्स से ptr1, और वो पॉइंट कर रहा होगा, किसको पॉइंट कर रहा होगा? वो बेसिकली पॉइंट कर रहा होगा एक मेमोरी को जो कि आपके पास, सॉरी दिस वन इज सपोज्ड टू बी स्टैक, जो ptr1 बनेगा वो स्टैक में बनेगा। और अब जो मेरे पास पॉइंट कर रहा होगा 40 बाइट्स को, वो जो 40 बाइट्स होंगे वो बेसिकली आपके पास हीप के अंदर आ रहे होंगे। दिस वन इज हीप, और हीप का जो मेरा स्टैक का जो पॉइंटर है ptr1 वो इस हीप के पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होगा। एंड आई एम इमेजिनिंग दैट कि उसकी वैल्यू है 21010। सो स्टार्टिंग एड्रेस 21010 है। इसी के बाद मैंने कोड में थोड़ी सी एक्सटेंशन करते हैं। सो लेट्स गो एंड मेक अनदर पॉइंटर। लेट्स गो फॉर इंटीजर पॉइंटर
ptr2 is equal to ptr1. सो व्हाट आई हैव डन कि मैंने एक और पॉइंटर बनाया है और उस पॉइंटर को मैंने बेसिकली इक्वल कर दिया है ptr1 के. सो हमारे पास जो नया पॉइंटर बना हीप स्टैक के अंदर, उसका नाम था ptr2 और ptr2 भी पॉइंट करना शुरू हो गया इसी 40 बाइट्स को, यानी इसकी वैल्यू भी 21010 के इक्वल हो जाएगी. नाउ व्हाट हैपेंड कि मेरे पास दो पॉइंटर्स हैं जो कि एक ही मेमोरी एड्रेस को, एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं. अब अगर आके मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, लेट्स से डिलीट ptr1. तो जब आपने डिलीट किया ptr1 को तो इसका मतलब ये जो आपके पास मेमोरी रिजर्व हुई थी, कंपाइलर ने जो आपके लिए ये मेमोरी रिजर्व की थी 40 बाइट्स की, अब ये आपके लिए रिजर्व नहीं है और अब ये फ्री हो चुकी है. तो जब आपने इसको फ्री करवा दिया है तो अब आप ये इमेजिन करें कि ptr1 को आपने फ्री करवाया तो इसके बाद आप फौरन ptr1 को नल कर दें. लेट्स गो फॉर ptr1 ताकि आप ptr1 को बेसिकली गलती से भी एक्सेस ना कर सकें. सो ptr1 इज इक्वल टू नल. लेकिन यहाँ पे गलती हम ये कर रहे हैं कि ptr2 भी तो उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था. सो दिस केस इज नोन एज अ डैंगलिंग पॉइंटर केस. और इसके अंदर हुआ क्या है कि ptr2 जो है वो बेसिकली डैंगलिंग बन गया है. दिस इज नोन एज डैंगलिंग पॉइंटर. और ptr2 डैंगलिंग हो गया. डैंगलिंग का मतलब है कि ptr2 अब एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो अब आपके लिए रिजर्व नहीं रही. वो जो मेमोरी लोकेशन है वो फ्री हो चुकी है, या आपने इसको खुद फ्री करवाया, आपने इसको डिलीट करवा दिया है. इसका मतलब है वो मेमोरी लोकेशन आपके लिए रिजर्व नहीं है. तो जब आप एक मेमोरी लोकेशन को मल्टीपल पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और आप किसी एक पॉइंटर से उसको डिलीट करवा देते हैं तो बाकी जितने भी पॉइंटर्स उसको एक्सेस कर रहे होंगे वो बेसिकली डैंगलिंग हो जाएंगे. और डैंगलिंग का जो है कॉन्सेप्ट, उससे आपने बचना है. आपने किसी भी इस तरह के डैंगलिंग पॉइंटर्स को नहीं रखना. तो इस केस के अंदर अगर मैंने मेक श्योर किया है कि मेरा ptr1 जो है वो नल हो जाए तो इस तरीके से मैं मेक श्योर करूं कि मेरे पास जो ptr2 है वो भी नल हो जाए ताकि मैं गलती से भी अपने कोड के अंदर ptr2 के थ्रू इस मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश मत करो. सो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक मेमोरी लीकेज का और एक डैंगलिंग पॉइंटर का. मेमोरी लीकेज क्या होती है कि जब आप मेमोरी एक्सेस करते जा रहे हैं, एक्सेस करते जाते हैं, अपने रिजर्व करवाते जा रहे हैं न्यू ऑपरेटर से, और फिर आप उसका पॉइंटर लॉस्ट कर देते हैं. जब आप उसका पॉइंटर लॉस्ट कर देंगे तो वो मेमोरी आपके लिए रिजर्व तो है लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. तो दैट इज नोन एज मेमोरी लीकेज. डैंगलिंग पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एक लोकेशन को आप मल्टीपल पॉइंटर्स के थ्रू पॉइंट करवा रहे हैं और आप उसमें से किसी एक पॉइंटर को डिलीट करवा देते हैं तो वो पूरी की पूरी मेमोरी लोकेशन जो होगी वो फ्री हो जाती है. तो बाकी पॉइंटर जितने भी उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं वो बेसिकली डैंगलिंग पॉइंटर्स कराना शुरू हो जाते हैं. तो इन दैट केस सबसे अच्छा हल ये है कि आप उन पॉइंटर्स को नल से अपडेट कर दें ताकि वो गलती से भी उस मेमोरी एक्सेस को जो उस मेमोरी स्लॉट्स को जो आपके लिए रिजर्व नहीं है उनको एक्सेस ना कर सके.